राधा और शीतल दो गरीब बहनें थीं। राधा और शीतल बहुत छोटे थे जब उनके सर से उनके माता पिता का साया छिन गया था। माता पिता के जाने के बाद राधा ने ही शीतल को पाला पोसा था। शीतल के लिए उसकी बहन राधा ही उसकी सब कुछ थी। ऐसे ही एक दिन शीतल सो रही होती है, तभी राधा उसके पास जाती है और उसे बड़े ही प्यार से उठाते हुए उससे बोलती है, मेरी प्यारी बहन, देखो सुबह के 9 बज गए हैं, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? राधा जैसे ही शीतल को बताती है कि सुबह के 9 बज गए हैं, शीतल एक झटके में उठती है और अपनी बहन से बोलती है, ये क्या दीदी, सुबह के 9 बज गए और आप मुझे अब उठा रही हैं और अब उठाकर कह रही हैं कि 9 बज गए हैं। दीदी, एक टीचर इतनी देर तक नहीं सोती। हे भगवान, अगर मैं इसी तरह से घोड़े बेचकर सोती रही तो मैं अपनी दीदी और अपने स्वर्गवासी माता पिता का नाम कैसे रोशन करूंगी। शीतल जल्दी से उठकर हड़बड़ी में जल्दी जल्दी सारा काम करती है, पर वो देखती है कि अभी 7 ही बज रहे हैं और शीतल ने उसका लंच, उसके कपड़े सब कुछ तैयार कर दिए हैं। जिसके बाद शीतल अपनी बहन के गले लगकर उससे बोलती है, दीदी तुम कितनी अच्छी हो, भगवान करे ऐसी बहन हर किसी को मिले। तुम मेरे उठने से पहले सारा काम कर लेती हो, उसके बाद बाहर जाती हो, बाहर का काम करती हो, फिर शाम को घर आती हो, घर संभालती हो, मुझे संभालती हो। तुम इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती हो दीदी? ठीक उसी तरह से जिस तरह से तू इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेती है। अरे दीदी, पढ़ाई तो बहुत आसान है, मैं तो कहती हूँ आप भी पढ़ाई करो। अरे ना बाबा ना, ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, मैं तो जो काम कर रही हूँ वही अच्छा है। क्या दीदी, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे ये पढ़ाई नहीं कोई जंग है। मेरे लिए ये किसी जंग से कम नहीं है, समझी? अब टाइम देख ले, लेट हो रहा है, तुझे भी और मुझे भी। इस तरह से राधा शीतल को तैयार होने के लिए बोलती है। अब शीतल तैयार होकर कॉलेज जाती है और राधा अपनी मालकिन के घर। राधा की मालकिन एक कलेक्टर थी जो कि राधा को बहुत मानती थी। उस दिन जब राधा अपनी मालकिन के घर जाती है तो वो देखती है कि मालकिन खुद ही घर का सारा काम कर रही है। ये देखकर राधा अपनी मालकिन के पास जाती है और उनसे माफी मांगते हुए बोलती है, मालकिन मुझे माफ करना, आज आपकी बेटी की सगाई है और आज आपने मुझे जल्दी बुलाया था, पर क्या करती, आज ही शीतल का कॉलेज में आखिरी दिन था, बस उसी को कॉलेज भेजने के चक्कर में मैं थोड़ी लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं राधा, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, मुझे सब पता है, तू कोई गलती जानबूझकर नहीं करती। वैसे देख, आज मैंने तेरी तरह घर में सजावट करवाई है, कुछ कमी तो नहीं लग रही ना? नहीं नहीं मालकिन, कोई कमी नहीं है, आपने तो मुझसे भी सुंदर सजावट करवाई है। इस तरह से गरीब राधा और उसकी बहन शीतल की जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। शीतल भी पढ़ने में बहुत तेज थी और वो एक सरकारी स्कूल की टीचर बनना चाहती थी। कॉलेज पूरा होते ही शीतल अपनी पढ़ाई पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर राधा भी अपनी बहन की पढ़ाई के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है ताकि उसकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। ऐसे ही एक दिन राधा की पड़ोस वाली काकी राधा से बोलती है, राधा बेटा, तेरे जैसी बहन हर किसी को मिले बेटा। आखिर तू शीतल को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करती है, बचपन से ही गरीबी का सामना करती आ रही है तू, पर तूने कभी भी शीतल को इस बात की कमी नहीं होने दी कि तू एक गरीब बहन है और एक गरीब बहन किस तरह से अपनी बहन को पढ़ा लिखा रही है। काकी, शीतल ही मेरा सब कुछ है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं चाहती हूँ कि उसके सपने पूरे हों और वो जो करना चाहती है वो करे। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ, शीतल घर आ चुकी होगी और मेरा इंतजार कर रही होगी, अगर लेट पहुंची तो वो माँ की तरह मेरे सर पर बैठ जाएगी। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, वैसे मैं तुझे कुछ पैसे देना चाहती थी, शीतल की पढ़ाई में काम आएंगे, आखिर तू अकेले इतना सब कुछ कैसे करेगी? नहीं नहीं काकी, अभी मुझे ना तो आपकी जरूरत है और ना ही आपके पैसों की। जिस तरह मैंने बचपन से अपनी बहन को अकेले पाला पोसा है, ठीक उसी तरह से आगे भी उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगी। राधा गरीब जरूर थी और साथ ही स्वाभिमानी भी। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। समय के साथ शीतल भी अपनी मेहनत में सफल हो रही थी और देखते ही देखते उसकी सरकारी टीचर बनने की रीट परीक्षा सर पर आ जाती है और जिस दिन शीतल का एग्जाम होता है उसी दिन तेज वर्षा होने लगती है। तेज वर्षा होने की वजह से राधा के घर की छत टपकने लगती है और उसके घर में पानी भर जाता है, जिस वजह से शीतल का एडमिट कार्ड पूरी तरह से गीला हो जाता है। अब शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शीतल घबराने लगती है। हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो गया?
अब मैं परीक्षा में कैसे बैठूंगी? ऊपर से बारिश जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पहुंचूंगी? शीतल को रोता देख राधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो राधा शीतल से कहती है, अरे शीतल, तू रो क्यों रही है? चुप हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी दीदी है ना तेरे साथ, तू थोड़ा सब्र रख, जब बारिश रुक जाए तब जाना। अगर इस बारिश में जाएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दीदी, इस समय मुझे खुद की नहीं अपने एग्जाम की फिक्र हो रही है। आपने कभी खुद तो पढ़ाई की नहीं, आपको पढ़ाई का महत्व कैसे पता होगा? शीतल, तू ये क्या कह रही है? मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आज तुम्हारी वजह से ही मैं घर बैठी हुई हूँ, जबकि मुझे अब तक एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना चाहिए था। मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि दीदी पहले घर की छत ठीक करवा लो, पर नहीं, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। आज तुम्हारी वजह से मेरा एग्जामिनेशन हॉल टिकट गीला हो गया। बाहर इतनी बारिश हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दूसरा हॉल टिकट कैसे निकलवाऊं, और उससे भी बड़ी बात ये कि मैं एग्जाम देने के लिए कैसे जाऊं। शीतल की ये बातें सुनकर राधा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। अब बारिश जैसे ही हल्की होती है, शीतल बिना कुछ सोचे समझे एग्जाम देने के लिए निकल जाती है। परंतु जब तक वो एग्जामिनेशन हॉल के दरवाजे पर पहुंचती, वैसे ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद शीतल दरवाजे पर खड़ी गार्ड से बहुत विनती करती है, जिस पर गार्ड उससे बोलता है, देखो तुम पूरे 5 मिनट लेट हो, इसीलिए मैं अब तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। अंदर बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, इसलिए तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ और अगली बार आकर परीक्षा देना। ऐसा मत बोलो सर, मुझे एग्जाम देने दो प्लीज। इस एग्जाम से मेरे और मेरी दीदी के बहुत सारे सपने जुड़े हैं। अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मेरी दीदी के सपने टूट जाएंगे। पर गार्ड शीतल की एक नहीं सुनता और धक्के मारकर उसे बाहर कर देता है। परंतु ये सब कुछ राधा देख लेती है और वो जल्दी से अपनी मालकिन कलेक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। जब कलेक्टर को ये बात पता चलती है तो राधा की मालकिन कलेक्टर राधा के साथ खुद वहाँ आती है और शीतल जैसे बच्चे जिनका एग्जाम बारिश या किसी वजह से रह गया था, वो सब का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और एग्जाम देने के बाद शीतल अपनी बहन से माफी मांगते हुए उससे बोलती है, दीदी, अपनी छोटी बहन को माफ कर दो। गुस्से में मैंने ना जाने तुमसे क्या क्या बोल दिया, जबकि तुमने अपनी पढ़ाई ना करके मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। आज तुम्हारी वजह से ही मैं ये एग्जाम दे पाई हूँ। दीदी, अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं एग्जाम भी नहीं दे पाती। शीतल, मुझे तेरी किसी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आज तेरा पेपर था और ये एग्जाम तेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। बस इसीलिए तूने मुझे गुस्से में ये सब कुछ बोला, और तुझे धन्यवाद मेरा नहीं मालकिन का करना चाहिए। आज उन्होंने ही तेरा एग्जाम कंडक्ट करवाया है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था और मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई गरीब सफल होगा और आगे बढ़ेगा। इस तरह से शीतल अपनी गलती की माफी अपनी बहन से मांगती है और दोनों बहनें कलेक्टर को धन्यवाद करती हैं। जिसके बाद शीतल अपने रिजल्ट का इंतजार करती है। बहुत जल्द शीतल का रिजल्ट आ जाता है और वो रीट की परीक्षा में टॉप करती है। उसके बाद शीतल अपनी बहन के सपने पूरे करने में जुट जाती है और साथ ही धीरे धीरे उनकी सारी गरीबी भी खत्म होने लगती है। मई का महीना था। स्कूल की छुट्टियां चलने की वजह से गांव के सभी बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त थे। उसी गांव का रोहन अपने पिता के साथ खेत में उनका हाथ बटाता और माँ के लिए नदी से पानी भरकर लाता। रोहन के पड़ोस में उसके दोस्त सोनिया और राज भी रहते थे, जिनके साथ वह साइकिल चलाता और आम के पेड़ से मीठे आमों का स्वाद लेता। समय निकलने के साथ साथ गर्मियां और बढ़ने लगी और हर साल की तरह गांव में सूखा पड़ने लगा। सूखे पड़ने की वजह से पानी की भी कमी होने लगी। गांव से कुछ दूर जीन्स बनाने वाली एक फैक्ट्री भी थी, जहां हजारों की संख्या में जीन्स बना करती थी। फैक्ट्री का मालिक एक लालची और कंजूस आदमी था। एक दिन उसके मैनेजर ने उससे कहा, सर, जून का महीना शुरू हो गया है। गांव से सूखा पड़ने की बात सुनने में आई है। हमारे काम में तो पानी की बहुत ज़रूरत है। मैं बोल रहा था, सूखा बढ़ने से पहले क्यों ना जल्द ही कोई रास्ता खोजा जाए। अगले दिन फैक्ट्री के मालिक ने सभी काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, सभी कान खोल के सुन लो, इस बार हमारे पास बहुत काम है। कोई भी काम से छुट्टी नहीं लेगा, और अगर किसी ने ऐसा किया
तो उसकी 1 हफ्ते की तनख्वाह काट ली जाएगी। सभी काम करने वाले लोग यह बात चुपचाप सुनते रहे, पर कोई कुछ नहीं बोला। और हाँ, अब गर्मियाँ शुरू हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी पानी की कमी होने वाली है। इसीलिए मैंने एक तरकीब सोची है। अगर नदी के पानी में जीन्स को डालकर उसे धोया जाए तो पानी के तेज बहाव से कपड़ा जल्दी साफ होगा और तुम लोग दिन में ज़्यादा से ज़्यादा माल बना पाओगे, जिससे अधिक माल बनेगा और मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सर, ऐसा करने से तो नदी का पानी जहरीला होगा और यह नदी आगे गांव की तरफ जाती है, जहां लोग इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीन्स से निकलने वाले केमिकल को पीने से वह बीमार पड़ जाएंगे। तुम गांव वालों की चिंता करना बंद करो, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने काम से काम रखो, नहीं तो दूसरी नौकरी ढूंढ लो। याद रखो, मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ। मेरी वजह से ही तुम लोगों के घर में खाना आता है, इसीलिए जो मैं कहूँ वही तुम्हें मानना होगा। नौकरी छूट जाने के डर से वह चुप रहा। दिन बीतते गए और काम तेजी से चलता रहा। इधर नदी का पानी दूषित होता हुआ गांव तक पहुंच गया। उसे पीने से गांव के लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। रोहन और उसके दोस्त ये सब देखकर बड़े चिंतित हुए और इस समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। यह जानकारी वहां के जल विभाग को मिली तो उन्होंने रोज गांव में 5 टैंकर साफ पानी भेजना शुरू कर दिया। उधर फैक्ट्री का काम बढ़ने लगा और काम बढ़ने की वजह से मालिक को मुनाफे का लालच आने लगा। अगर मैं माल धोने के लिए अलग से और पानी की व्यवस्था कर दूं तो मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। एक दिन शाम को वह अपने घर जा रहा था कि तभी उसने देखा 5 पानी से भरे टैंकर गांव की तरफ जा रहे हैं। उसने उनके लीडर को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, तुम इन पानी के टैंकरों को कहाँ ले जा रहे हो? साहब, नदी का पानी दूषित होने से गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं, तो जल विभाग से उन्हें पीने का साफ पानी फ्री पहुंचाया जा रहा है। फैक्ट्री के मालिक को लगा क्यों ना कुछ पैसे देकर इस आदमी को अपनी बातों में फंसाया जाए और पानी के टैंकर फैक्ट्री के काम में लगा दिए जाएं। क्या तुम इन टैंकरों से कुछ पैसा कमाना चाहते हो? अगर तुम 5 में से 4 टैंकर पानी रोज सुबह शाम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें इसका अच्छा पैसा दूंगा। अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पैसा तुम इन टैंकर से कमा सकते हो। यह सुनकर लीडर को लालच आ गया और वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। फैक्ट्री का मालिक उसे कुछ रुपए देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन रोहन पानी भरने टैंकर के पास जाता है, पर उसकी बारी आते आते टैंकर में पानी खत्म हो जाता है, तो वह बिना पानी के ही घर लौट जाता है। दूसरे दिन फिर से रोहन और उसके दोस्त पानी भरने टैंकर के पास जाते हैं। आज भी उनकी बारी आने पर टैंकर में पानी खत्म हो जाता है। ऐसा होने पर रोहन और उसके दोस्त टैंकर ड्राइवर से पूछते हैं, पहले तो रोज 5 टैंकर पानी आता था, पिछले 2 दिन से तो केवल 1 ही टैंकर आ रहा है। इससे तो कुछ ही लोगों को पानी मिल पाता है। वो सब हम नहीं जानता, हमें ऑफिस से जितना टैंकर लाने को बोला जाता है हम उतने लाते हैं। तुम बच्चे हो, ये सरकारी मामला है, तुम इस काम में दखल मत दो। ड्राइवर के इस बर्ताव से गांव वाले और रोहन के दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर रोहन समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ तो काला है। उसी रात रोहन और उसके दोस्त इस समस्या को सुलझाने की एक योजना बनाते हैं। सुबह होते ही तीनों अपनी साइकिल लेकर गांव से बाहर बने जल विभाग के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां छुपकर पानी के टैंकर के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आज ये साफ हो जाएगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्यों अचानक जल विभाग हमें 5 की जगह 1 टैंकर पानी भेज रहा है। चाहे कितना भी समय लग जाए रोहन, पर आज हम ये पता लगा कर ही रहेंगे।
थोड़ी देर में वो सब देखते हैं कि जल विभाग से 5 टैंकर पानी गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। यह देख तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उनका पीछा करने लगे। कुछ दूर पीछा करने पर वह देखते हैं कि गांव जाने वाली सड़क पर केवल एक ही टैंकर जा रहा है, बाकी 4 टैंकर जंगल के रास्ते निकल पड़े हैं। रोहन और उसके दोस्त लगातार उनका पीछा करते हैं। कुछ दूर पीछा करने के बाद उन्हें पता चला कि वो सभी टैंकर तो जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं और गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड एक एक कर उन सभी पानी के टैंकरों की रजिस्टर में एंट्री कर रहा है। तीनों मौका पाकर फैक्ट्री में घुस जाते हैं। अंदर जाकर वो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। हर तरफ पानी की बर्बादी हो रही थी। चारों टैंकर भी एक बड़े से कुंड में पानी डाल रहे थे। ऊपर तारों पर बहुत सी जीन्स सूख रही थी। टैंकर के साथ खड़ा लीडर मालिक से कुछ रुपए ले रहा था। यह सब देख रोहन और उसके दोस्तों को सारा किस्सा समझ आ गया कि किस तरह यहाँ से नदी के साफ पानी को दूषित किया जा रहा है और जल विभाग से गांव वालों को मिलने वाले पानी की भी चोरी की जा रही है। घर आकर रोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर जल विभाग के प्रमुख को एक पत्र लिखकर पानी के चोरी होने की सारी जानकारी दी। अगले ही दिन जल विभाग के अधिकारी को उनकी चिट्ठी मिलती है। अधिकारी चिट्ठी पढ़ते ही आग बबूला हो जाता है और तुरंत एक टीम बनाकर उस फैक्ट्री पर कार्यवाही करने और साथ ही टैंकर लीडर को नौकरी से सस्पेंड करने का आदेश देता है। जल विभाग के अधिकारी पुलिस टीम के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर सभी को हिरासत में ले लेते हैं। पुलिस सबूत के तौर पर उस रजिस्टर को भी जब्त कर लेती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड रोज पानी के टैंकरों की एंट्री किया करता था। तभी फैक्ट्री का मालिक वहां से भागने की कोशिश करता है और विभाग के अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं। पकड़े जाने पर वह बोलता है, अरे सर, ये मेरी फैक्ट्री नहीं है, मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ। विभाग के अधिकारी उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। फैक्ट्री का मालिक जल विभाग के अधिकारी और पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश करता है। सर, आप ये कुछ पैसे रखिए और मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको और भी पैसा दे सकता हूँ। पुलिस ऑफिसर उसे डंडे से धोता है और पुलिस वैन में डाल देता है। पुलिस टीम के अधिकारी फैक्ट्री को हमेशा के लिए सीज कर देते हैं। फैक्ट्री का काम बंद होने से कुछ ही दिनों में गांव की नदी का पानी फिर से स्वच्छ होने लगता है। साथ ही सभी को भरपूर मात्रा में घर और खेती करने के लिए पानी मिलने लगता है। इस चोरी को साहस से पकड़वाने और जल विभाग को पानी की बर्बादी के लिए गुप्त सूचना देने के लिए जल विभाग रोहन, सोनिया व राज को प्राइज के रूप में एक लैपटॉप देने का निर्णय लेता है। महक और अनमोल की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। दोनों अक्सर साथ में समय बिताया करते थे। अनमोल महक के लिए रोजाना नए नए तोहफे लाया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन महक अनमोल से कहती है, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ, समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। अरे बोर क्यों होती हो, माँ है ना, माँ के साथ समय बिताया करो। सास बहू की जोड़ी तो वैसे भी वर्ल्ड फेमस होती है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या सरकाज़म था, पर फिर भी हम दोनों तो साथ में अच्छा समय बिताते हैं। बस थोड़े दिन की बात है, फिर तो तुम्हारा सर खाने के लिए तुम्हारा देवर धीरज हॉस्टल से घर आ जाएगा। तब लगेगा तुम्हारा मन, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह बहुत शरारतें करता है। तभी महक की सास भी वहाँ पर आ जाती है। हाँ बहू, अनमोल सही कह रहा है, तू तो अपने देवर से बच के ही रहना और उसकी बातों का बुरा मत मानना। वैसे भी देवर का रिश्ता तो खट्टा मीठा सा ही होता है। अच्छा माँ, आप लोग बात कीजिए, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। 2 दिन बाद धीरज हॉस्टल से अपने घर वापस आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर महक भी किचन से बाहर आ जाती है। धीरज को पता तो होता है कि महक उसकी भाभी है, फिर भी वो उसको छेड़ने के लिए अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ,
आपने खाना बनाने वाली मेड रख ली और मुझे फोन पर बताया भी नहीं। धीरज की ये बात सुनते ही महक की सासू माँ हंसने लगती है और अपनी इंसल्ट होती देखकर महक धीरज की बात से थोड़ा नाराज हो जाती है। बेशरम, ये तेरी भाभी है, कोई काम वाली नहीं। चल माफी मांग उससे। कोई बात नहीं सासू माँ, देवर जी अभी छोटे हैं, मैं उनकी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ। आखिर रिश्ते में तो वो मेरे देवर ही हैं। ओ सॉरी भाभी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं देवर जी, मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। पर एक बात कहूँगी देवर जी, ये तो मजाक करने की शुरुआत है और अभी आप मुझे जानते नहीं, मुकाबला टक्कर का होने वाला है। चलो बातें तो होती रहेंगी बेटा, तू पहले नहा धो ले, फिर कुछ खा लेना। हाँ माँ, हॉस्टल का खाना खा खा कर तो मैं बोर हो गया हूँ। अब मैं अपनी प्यारी भाभी के हाथ से बनी नई नई डिशेस ट्राई करूँगा। इतनी ही देर में अनमोल भी वहाँ पर आ जाता है। हाँ नवाबजादे, पढ़ाई तो हो गई पूरी तुम्हारी, अब नौकरी का क्या सोचा है? कुछ काम वाम भी करना है या नहीं? नौकरी और मैं कभी नहीं भैया, आप हो तो सही, आप कमाना मैं उड़ाऊंगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। ये बोलकर धीरज महक की तरफ देखता है और हंसने लगता है। क्यों भाभी, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अरे चिंता मत करिए, मैं आपके पति का पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बस आपका एक्सप्रेशन देखना चाहता था। अरे नहीं नहीं देवर जी, हम भला क्यों चिढ़ेंगे, इस घर में सब आपका ही तो है। हाँ भाभी, वो तो आपने सही बोला है, तो सब कुछ मेरा है। हाँ? ऐसा बोलकर धीरज वहाँ से चला जाता है और अनमोल ऑफिस के लिए निकल जाता है। सासू माँ, मुझे तो देवर जी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। पहले तो बोले मैं कुछ काम नहीं करना चाहता और फिर बोलते हैं अपने भैया के पैसे उड़ाऊंगा। अरे बहू, वो तो थोड़ा मन का चंचल है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। ऐसा बोलकर उसकी सासू माँ बात को टाल देती है। रात को सभी धीरज के वापस आने की खुशी में बाहर खाना खाने का प्लान करते हैं और वहाँ धीरज सबकी पसंद का खाना ऑर्डर करता है। भाभी, आज मैं आपको यहाँ की एक स्पेशल डिश खिलाता हूँ, उसे खाकर आप अपने देवर को पूरी रात याद करोगी। क्या वो डिश इतनी टेस्टी है? अरे भाभी, आप ट्राई तो करिए, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अनमोल और उसकी माँ को पहले से पता होता है कि वो डिश बहुत ही ज्यादा तीखी है, पर देवर भाभी के मजाक मस्ती में वो दोनों भी चुप ही रहते हैं। ठीक है देवर जी, जो आप खिलाएंगे अच्छा ही होगा, आप लोग ऑर्डर कीजिए, मैं जरा 2 मिनट वॉशरूम होकर आती हूँ। कुछ ही देर में उनकी टेबल पर खाना आता है और सब खाना चालू करते हैं। तभी महक चुपके से धीरज के खाने में लाल मिर्च डाल देती है। क्या देवर जी, आप इतने दिनों बाद आए हैं, आज आपको पहला निवाला मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। जी भाभी, आपका हुक्म सर आंखों पर। महक धीरज को मिर्च से भरा निवाला खिलाती है और कुछ सेकंड में ही धीरज का मुंह लाल हो जाता है। हाय, मर गया मैं, क्या खिला दिया भाभी आपने। क्यों देवर जी, कैसा लगा मेरे हाथ से खाया निवाला? आज शेर को सवा शेर मिल ही गया। अरे महक, क्या करती हो तुम? देखो तो उस बेचारे का मुंह जल गया। धीरज गुस्से में बिना खाना खाए वापस घर लौट आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये आज भाभी ने अच्छा नहीं किया, भला ऐसे भी कोई मजाक करता है? सभी बाहर से खाना खाकर लौटे हैं, पर भाभी के मजाक के चक्कर में तो मैं भूखा ही रह गया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। महारानी को तो उसके पति ने सब खिला दिया और यहाँ उसका भाई भूखा रह गया, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। रुक, मैं अभी कुछ बनवाती हूँ उससे। बहू, ए बहू, जरा यहाँ आओ। जी सासू माँ। जरा धीरज के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो, तुम्हारे मजाक के चक्कर में वो बेचारा भूखा ही लौट आया। पर सासू माँ, मैंने तो देवर जी के साथ थोड़ी सी मस्ती करने के हिसाब से ही उनको मिर्ची खिला दी थी। हाँ हाँ, तुम्हें ये भी मजाक ही लग रहा है, उसके पूरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। छोटा मोटा मजाक एक तरफ और इस तरह की बदतमीजी एक तरफ है। महक चुप होकर वहाँ से चली जाती है और धीरज के लिए खाना बनाकर वापस अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ वो अपने पति अनमोल से बोलती है, ये अच्छा है, देवर जी मुझे कुछ भी बोल दे कर दे, वो तो मजाक ही है, और मैंने जरा सा कुछ क्या कर दिया तो इतनी बातें सुना दी मुझे सासू माँ ने।
मेरा भाई भूखा रह गया और तुम्हें मजाक लग रहा है। अब आप भी इसमें मेरी ही गलती निकाल रहे हैं। उस दिन जब देवर जी घर आए और इतनी इतनी बातें कर रहे थे मेरे लिए, तब तो आप कुछ भी नहीं बोले। इतना बोलकर महक सोने के लिए बिस्तर पर चली जाती है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी के दिमाग से ये बात निकल जाती है। एक दिन धीरज का दोस्त उसके घर खाने पर आता है। माँ, मैंने अपने एक पुराने दोस्त को खाने पर बुलाया है, क्या तुम हमारे लिए कुछ अच्छा बना दोगी? अब तो जानती ही हैं कि हम हॉस्टल का खाना खा खा कर थक गए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरी भाभी है ना, उनसे बोल दे, वो सब कुछ बनाना जानती है। महक अंदर से सब सुन रही होती है और तभी उसकी सास उसको आवाज लगाती है। महक, अरे ओ महक, धीरज का एक दोस्त आज घर पर आ रहा है, जरा इन दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। और हाँ सुनो, तीखा कम रखना। सास अपनी बहू को पुरानी बात का ताना मारते हुए कहती है और सास की इस बात से महक चुपचाप सुनकर गुस्से में अंदर चली जाती है। एक छोटा सा मजाक क्या कर दिया, ये माँ बेटे दोनों अभी तक जले भुने बैठे हैं। जल कुकड़े कहीं के। पहले आज का काम करो, फिर राजा साहब और उनके दोस्तों के लिए खाने की तैयारी करो। नौकरानी बना के छोड़ा हुआ है इसने जब से आया है। तभी दरवाजे से धीरज अपने दोस्त को लेकर अंदर आता है। शुक्र है एक ही इंसान आया है, मुझे तो डर था कहीं दोस्त के नाम पर पूरी की पूरी फौज ना हो। आ गए बेटा, चलो तुम लोग आराम से बैठो और जो भी खाना हो शर्माना मत, बेझिझक मांग लेना धीरज की भाभी से, सब बना देगी वो। हाँ हाँ, बहू इनकी पर्सनल नौकरानी है ना, बीवी आएगी ना वो नहीं उठाएगी इतने नखरे। हाँ तो पहले सूप पिया जाएगा। माँ, सूप पीना है सबको। हाँ हाँ, वो तो मैं भी पी लूंगी। वो महक को 3 सूप बनाने के लिए कहती है। किसी के मुंह से ये भी नहीं निकला कि बेटा अपने लिए भी बना ले, सबको बस अपने ही खाने की पड़ी है। सूप के बाद धीरज का दोस्त ग्रिल्ड सैंडविच के लिए बोलता है। तरह तरह का नाश्ता करते हुए ही 12 बज जाते हैं। आप लोग खाना कब खाएंगे? अब खाना कौन खाएगा, हमारा तो पेट ही भर गया। कुछ देर बाद धीरज का दोस्त अपने घर वापस चला जाता है। सबके खाने के बाद भी खाना बच जाता है। क्या बात है बहू, खाने का अंदाजा नहीं है क्या? इतना कैसे बच गया? कल से लगी हुई तो ऐसे थी जैसे 56 पकवान बना रही हो। बनाया तो कुछ नहीं, जो बनाया वो भी बच गया। ससुराल में महक के दिन ऐसे ही निकल रहे थे, कभी नमकीन तो कभी मीठे। पर अब उसने देवर की खटपट के साथ ही रहना सीख लिया था, क्योंकि उसे लग गया था कि देवर के सामने तो मैं सवा शेर बन गई, पर असली सवा शेर तो मेरी सास निकली।